हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सक्सेना एंड यू आर वाचिंग ऑन फ्यूचर एजुकेशनल ऐप। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने आज के नए टॉपिक के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने बात की थी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजी ड्रॉप्स के बारे में। हमने उनके एग्जांपल्स एंड उनके राउल्स लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम लोग अपने इस नए लेक्चर यानी नई वीडियो में बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस पूरे चैप्टर का ही सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ बोर्ड में आने वाला 101% एक क्वेश्चन इसके अंदर रिलेट करता है जो किसी भी टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछा जाता है। तो आज हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। एक बात और, जिन बच्चों को यानी काफ़ी बच्चे जिन्होंने मुझे बताया कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने में उन्हें प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, चाहे वो लास्ट ईयर के बच्चे हों, ठीक है ना, या फिर जो बच्चे जो अपने खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उनको भी इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस तरीके से समझाने वाला हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपको सिंगल भी प्रॉब्लम यहाँ पर या सिंगल भी क्वेरीज आने वाली होगी। बस आप क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक एक एक सेकेंड आप स्किप नहीं करेंगे, पूरा पूरा देखेंगे वीडियो क्लियर, और हर एक छोटी सी छोटी बात को भी क्या करेंगे यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका आज का टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ अपने बाइनरी सॉल्यूशन के साथ। मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब इस बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स मेरे पास हैं, एक ए और एक बी। अब जो ए कंपोनेंट है वो क्या है, वो है हमारा सॉल्यूट, जो किस नेचर का है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल। किस नेचर का है, नॉन वोलेटाइल। ध्यान रखना यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है कि यहाँ पर जो हमने सॉल्यूट लिया हुआ है वो हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल। एंड जो बी है, जो हमारा क्या है यहाँ पर, बी हमारा है सॉल्वेंट। और जो सॉल्वेंट है वो किस नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का। तो ये बात ध्यान रखना कि जो वेपर्स जनरेट होंगी वो केवल इसकी जनरेट होंगी, इसकी जनरेट नहीं होंगी। क्लियर। चलिए तो बात करते हैं हम लोग आगे प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखिए, किसी भी सॉल्यूशंस की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज भी होती है, चाहे वो प्रॉपर्टीज उसकी कंसंट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टीज डेंसिटी से रिलेटेड हो, चाहे उसकी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड हो, ठीक है ना। तो इस तरह से नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं। जनरली जो हम लोग किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जिसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आता है एंड सेकंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वैसे मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में डीपली बताया है वहाँ पर। आप चाहो तो वहाँ जाकर इस टॉपिक्स को इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इंटेंसिव एंड सेकेंड होता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की सब प्रॉपर्टीज जो होती हैं हमारी वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो तो आप वहां जाके पता कीजिए, जो मैंने आपको अपने बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, किसी भी टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है हमारी हम उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब देखिए दो पार्ट कौन कौन से हैं। पहला हमारा पार्ट है उसे बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज, और सेकंड जिसे हम लोग बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सच प्रॉपर्टीज विच आर depend upon the number of moles of solute or number of moles of, अब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब वो चाहे तो ये पार्टिकल्स हो सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हो पार्टिकल्स, या फिर ये क्या हो सकते हैं आयंस, या फिर किसी भी टाइप के ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, अब वो चाहे वो पार्टिकल्स के हों, चाहे वो आयंस के हों, चाहे वो किसके हों, मॉलिक्यूल्स के हों। एंड ऑल्सो depend
अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के नेचर पे भी क्या करता है वो साथ साथ डिपेंड करता है कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, यानी सॉल्यूट कौन सा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी भी मैंने क्या किया, वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया, अब उसमें मैं क्या करता हूँ यूरिया को डिजोल्व करता हूँ। अब कि मैं क्या करता हूँ यूरिया के अलावा शुगर को डिजोल्व करता हूँ। तो मैं जैसे बात करता हूँ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है, लाइक कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी भी हमारी किस में आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज में आती है, जिसमें हम बात करते हैं कि अगर यूरिया होगा तो उसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, अगर उसके अंदर शुगर डालेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से होगी, कंडक्टिविटी किस तरीके से होगी। तो ये सारी चीजें आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। मतलब हमें ये बात ध्यान में रखनी करनी, मतलब रख के रखनी हमेशा कि कोई भी अगर सॉल्यूशन है बाइनरी जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, दो टाइप की प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट कॉल आपकी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, और साथ साथ डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का नेचर क्या होता है। क्लियर। लेकिन हमने एक और डिवाइड किया हुआ है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। यहां पर क्या होता है, सच प्रॉपर्टीज which are depend upon the number of moles of solute, particles, ions या फिर molecules, but are not depend upon the nature of the सॉल्यूट। मतलब जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी होती हैं वो नेचर ऑफ द सॉल्यूट पर भी डिपेंड करती हैं, जबकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके नेचर ऑफ द सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती है। तो सबसे बेसिकली पॉइंट हमारे सामने यहाँ पर ये आया कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स, चाहे वो पार्टिकल्स हों, मॉलिक्यूल्स हों या फिर आयंस हों, उसके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। अब वो सॉल्यूट किस नेचर का है इस पर डिपेंड नहीं करती। एक बात और मेंशन कर दो, यहाँ पर नेचर को आप वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल से कंपेयर मत कीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी हम फिक्स कर चुके हैं कि वो हमारा नॉन वोलेटाइल है। यहाँ पर नेचर का मीनिंग है कि हमारे पास सॉलिड कौन सा प्रेजेंट है, वो चाहे शुगर हो, चाहे वो यूरिया हो या एटसेट्रा हो, मतलब आपके पास किस टाइप का है, कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है एज अ सॉल्यूट, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस नेचर की बात कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए इसे समझते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस तरीके से रिलेटेड है, तो उसको मैं जोड़ूंगा फर्स्ट टॉपिक के साथ अपने। फिलहाल मैं बात करता हूँ अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपको अपने कोर्स के अंदर पढ़नी है वो कितने टाइप की हैं, वो डिवाइड करते हैं हम लोग से 4 पार्ट के अंदर। इसमें पहली प्रॉपर्टीज आपकी है, उसकी बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं RLVP। ध्यान रखना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर। सेकेंड जो प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे वो होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आपकी होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट प्रॉपर्टीज आपकी जो होगी वो होगी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। साथ में एक टॉपिक और भी पढ़ोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के अंदर, जो इन प्रॉपर्टीज के बाद हम बात करते हैं, वह है हमारा वांट ऑफ फैक्टर, जिस पर सबसे ज्यादा क्या होती हैं क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे, और अब ये भी समझेंगे साथ में कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली में होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग डीपली चलते हैं इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में।
चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मीनिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था अभी। कोलिगेटिव, अगर हम बात करते हैं कोलिगेटिव वर्ड की, ठीक है ना, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कोलिगेटिव वर्ड का जो एक्चुअली मीनिंग होता है, जैसे हम लोग ग्रीक मीनिंग या फिर लैटिन मीनिंग कहते हैं, लैटिन मीनिंग, इस लैटिन मीनिंग, इसका जो लैटिन मीनिंग होता है उसका नाम होता है कॉलिगेटस। इस कॉलिगेटस का मीनिंग होता है बाइंड टुगेदर। इसको ध्यान रखना, कॉलिगेटिव का मतलब बाइंड टुगेदर, यानी कोलिगेटिव किससे लिया गया है, आपके कोलिगेटिव वर्ड से लिया गया जो लैटिन वर्ड है, और इसका मीनिंग होता है बाइंड टुगेदर। बाइंड टुगेदर मतलब क्या है, चीजों को एक साथ क्या करना, बाइंड करना है, यानी कि क्या करना, जोड़ना। यानी यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल्स हमारे होंगे उनके पार्टिकल्स को एक साथ क्या करना, कंबाइन करने की कोशिश करना, या फिर उनको क्या करना, एक साथ लाने की कोशिश करना। यहाँ पर यही क्या आपकी एक प्रॉपर्टीज है। अब वो क्या इफेक्टेड करती है, हम इसको समझते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है इसके बारे में बात करते हैं अपनी RLBP के बारे में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं RLBP। देखिए RLBP के बारे में अगर बात करें तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी जस्ट हम लोग लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी, जब राउल्ट लॉ के राउल्ट लॉ के ऊपर बात की थी, और वहां पर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था नॉन, जो बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन करता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर। वहां पर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था PA0 माइनस P अपॉन PA0, वेयर P जो टोटल था हमारा वो इक्वल था किसके, PA के। तो आप इसे P भी लिख सकते हो या फिर इसे PA भी कर दो, और जो इक्वल था किसके, XB के, जिसमें हमने बात की थी PA0 माइनस P क्या है आपका, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर इसको PA0 से क्या कर दो, कंपेयर कर दो, तो उसको क्या बोलते हैं, पूरे को, इस पूरे को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मैं इसको लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर, वेयर PA0 माइनस PA क्या है आपका, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और PA0 माइनस PA अपॉन PA0, इस पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर। चलिए तो बात करते हैं, ये तो हम लोग बात कर चुके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी एक तरीके से ये भी क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब बात करते हैं कि ये कैसे पता चला हमें कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, हमें कैसे पता चला कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंडर आ रही है। तो आप इसको ऐसे समझिए। देखिए अगर मैं एक कंटेनर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक A सॉल्यूट है, एक B क्या हमारे पास, सॉल्वेंट है। यहाँ पर आप इसे, क्योंकि B मैंने यहाँ पर सॉल्यूट माना है, तो आप इसे मान लीजिए सॉल्यूट। और ये सॉल्यूट किस नेचर का है, ये है नॉन वोलेटाइल, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट, और ये किस नेचर का है, वोलेटाइल। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करके क्या करता हूँ, उसको मिक्स कर देता हूँ, यानी इन दोनों को ऐड करके इसके अंदर क्या करता हूँ, डाल देता हूँ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। अब इस सॉल्यूशन के सरफेस पर देखिए, ये सॉल्यूशन आपके है, और इस सॉल्यूशन के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो किस टाइप प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स डिजाइन कर दिए। अब यहाँ पर कहते हैं जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअल में इसी तरीके के हैं, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं उनको मैं इस तरीके से डिजाइन करता हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ मॉलिक्यूल्स डिजाइन कर देता हूँ जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात कर चुके थे कि जब अगर यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट होगा तो सरफेस के जो हमारे सॉल्यूशन के सरफेस पर क्या होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको हीट करेंगे तो वो क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, और इवेपोरेट होंगे अगर कंटेनर बंद है तो क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे हमारे, तो वेपर्स जनरेट होंगी। अब हम उसी सेम टेम्परेचर पर सॉल्यूशन को हीट करते हैं, उसी सेम टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सरफेस पर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। लेकिन अब कंडीशन प्रॉब्लम्स क्या हो गई थी, यहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हो गए थे सॉल्वेंट के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, अब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स तो इवेपोरेट नहीं होंगे, केवल किसके मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे तो क्या होगा, यही तो बात की थी हमने पहले कि जो एक्चुअल में जो हमारा P टोटल होगा, यानी कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा इन सॉल्यूशन में, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, डाउन हो जाएगा,
क्लियर। अब लोअर हो जाएगा, इसी को बोलते थे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर। अब इसी को उन्होंने रिलेट किया अपने एक्चुअल वैल्यू से, पी नॉट से, तो उसको क्या नाम दे दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर कैसे मेंशन कर सकते हैं, तो आप समझिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी, सच प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट दे आर नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जैसे इंक्रीज करेंगे, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डालना शुरू कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पर सरफेस पर जो अभी हमारे पास कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके ज्यादातर मॉलिक्यूल्स किस में हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में चेंज हो जाएंगे और बहुत कम रह जाएंगे हमारे सॉल्वेंट के, सॉल्यूट की ज्यादा सॉल्वेंट के कम। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा, उतने ही जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो डाउन होता चला जाएगा, क्योंकि बहुत लोअर अमाउंट में हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एवेपोरेट होंगे लोअर अमाउंट में। तो क्या होगा, जो हमारा वेपर प्रेशर में जो लोअर हुआ है, यानी लोअरिंग जो हुई है वो क्या हुई है, बहुत ज्यादा है, यानी लोअरिंग का मतलब कमी। अब कमी किस तरीके भी हो सकती है, यहाँ पर कमी क्या हुई, यहाँ पर कमी हुई है कि सर यहाँ पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत कम एवेपोरेट हो रहे हैं, बहुत कम एवेपोरेट हो रहे हैं, वेपर प्रेशर में क्या आ गई है, कमी आ गई, किसके, सॉल्वेंट के, इन सॉल्यूशन में। तो ये आपका क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी क्या थी, नेचर ऑफ द सॉल्यूट। अगर यहाँ पर हम जो ए हमारा जो सॉरी बी जो हमारा सॉल्यूट है, अब इस सॉल्यूट को हमने एग्जाम्पल मान ली कि ये यूरिया था, अगर मैं यूरिया की जगह पर शुगर ले लेता, सपोज करो क्या ले लेता, शुगर, तो यहाँ पर क्या होता भाई यहाँ पर भी वही होता, शुगर के मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होते, यही बात होती है यहाँ पर भी। अगर शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, आप उनको बढ़ाएंगे तो उनको बढ़ाने पर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पर इसकी किस प्रॉपर्टीज बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पर आप शुगर को ऐड करें, चाहे आप इसको यूरिया को ऐड करें, चाहे आप इसको किसी सुक्रोज डाल दें या फिर ग्लूकोज डाल दें आप, यानी कि आप इसमें कुछ भी डालते हैं, कुछ भी मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो सकता है, यूरिया, शुगर या जो भी हो। एक बात और ध्यान रखना, जो भी होगा वो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो क्या हो सकता है, वो ब्रेक हो सकता है, यानी वो आयंस में ब्रेक हो सकता है या फिर वो किसी और आयंस के साथ एसोसिएशन भी शो कर सकता है। तो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, यानी जिस सॉल्यूट के बारे में बात करने वाले हैं, वो किस नेचर का मस्ट होना चाहिए, वो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, ये बात भी आप क्या कर लीजिए, अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट कर लो, मैंने कर दिया ऐसे इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर चाहे यूरिया डाल दो भाई, यहाँ पर या शुगर डाल दो, चाहे आप इसमें ग्लूकोज डाल दो, चाहे आप इसमें सुक्रोज डाल दो, आप इनमें से किसी भी टाइप के सॉल्यूट को अगर सॉल्यूशन के अंदर यानी कि इस सॉल्वेंट के साथ मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो सरफेस पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर में क्या होगा, लोअरिंग, यानी कि कमी आनी परफेक्ट है। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो यही थी जो किसके ऊपर बात करती थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर प्रेजेंट होता जाएगा उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, उतनी इसकी वेपर प्रेशर में लोअरिंग होती चली जाएगी। अगर इसके सॉल्यूट के मोल्स को कम कर दो, वेपर प्रेशर में लोअरिंग कम होती चली जाएगी, यानी अभी 100 कम हुए थे अब 50 कम रह जाएंगे। मतलब इस तरह से चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन नेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं, चाहे आप यूरिया डालो, चाहे शुगर डालो, सुक्रोज डालो, कुछ भी डालिए, आप कुछ भी डालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ रही है, कुछ भी डालिए आप, अगर सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंफर्म है कि वो वेपर प्रेशर के अंदर क्या करेगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या करेगा, डाउन करने की कोशिश ही करेगा। बात समझ में आ रही है, यही आपकी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर PA0 माइनस PA, यानी जिसे बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपकी कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी नहीं होती, ध्यान रखना। कुछ लोग समझ लेते हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी ये नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी ये है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही आपकी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कहोगे सर ये कैसे मुमकिन है, यहाँ पर भी हमने लोअरिंग किया, लोअरिंग भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको बता रहा है, गलत। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर केवल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को नहीं बताता है, वहां पर उसने केवल ये बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जैसे जैसे मैंने बढ़ाई तो इसके अंदर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में क्या है, इतनी कमी आती चली गई इन सॉल्यूशन,
प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, यानी कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो चेंजेस आया है वो चेंज केवल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, अगर उस चेंज को कंपेयर किया जाए, रेशियो लिया जाए, क्या लिया जाए, रेशियो, वो कैसे आप समझोगे, देखिए PA0 माइनस PA, अगर केवल मैं इस वैल्यू की बात करता हूं तो इसके अंदर इसका रेशियो यानी डिवाइड किया गया है, और ये पूरी वैल्यू डिपेंड करती है XV, और XV क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। XB निकालेंगे तो क्या होगा, NB अपॉन Na प्लस NB आएगा, राइट, यानी NB के प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर ही डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है, और मोल फ्रैक्शन क्या है, ये भी खुद में वही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, इस पूरी की पूरी वैल्यू को हमने इसके कंपेयर किया तो देखा कि ये पूरी वैल्यू क्या है, XB के बराबर है। अगर XB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यही क्या हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बताता है, तो इस पूरी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। केवल इतना ही हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, क्योंकि केवल इतना ही इस पर डिपेंड नहीं करता है, इसमें इसका डिवाइड करोगे इस पूरी वैल्यू, ये वैल्यू पूरी वैल्यू XB के बराबर है, ध्यान रखना, ये पूरी वैल्यू XB के बराबर है, ना कि अकेला ये। क्लियर, तो ध्यान रखना PA0 माइनस PA इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा, वो बनता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे, हम इस फॉर्मूले के थ्रू, इस फॉर्मूले को मैं डालता हूँ नंबर 1, इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग निकालेंगे मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्लियर, आप इसको नोट कीजिए। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम यहां पर एक हेडिंग भी डाल देते हैं, चलो, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव, यहां पर इसे शॉर्ट में लिख देते हैं, फ्रॉम RL VP। क्लियर, चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, जो मैंने पहले इक्वेशन 1 डाली थी, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, देखो जरा, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इक्वल टू XB। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की फॉर्मूला क्या होता है, XB क्या होगा, NB अपॉन NB प्लस Na। क्लियर, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें, यानी इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, और इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक बात और नोट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 पे डाल दो, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, नोट क्या है कि हम जिस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन में हम बात करते हैं उसके डाइल्यूट फॉर्म के, यानी जहां पर जो बाइनरी सॉल्यूशन आपने लेट किया है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा, यानी कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, सॉल्वेंट के कंपैरिजन क्या होंगे, बहुत ज्यादा ही कम होंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ध्यान रखना, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के जो मोल्स होंगे वो Na से क्या होंगे, बहुत ज्यादा ही कम होंगे, तो हम क्या करेंगे, NB प्लस Na को क्या कर सकते हैं, इसको अप्रोक्स Na के इक्वल ही मान सकते हैं। अब इसे कैसे समझिए, सपोज करो आपने 1 मोल यूरिया डिजोल्व किया किसमें, 1000 मोल वाटर में, ठीक है ना, ये आपका यूरिया है, ये आपका क्या है, वाटर है, सपोज करो, ठीक है ना। अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 1/1 + 1000, राइट।
अब आप इसको सॉल्व कीजिए या फिर आप इसको 1/1000 कर लीजिए। इसको जो वैल्यू निकालोगे वो लगभग कैसे होगी, आप उसमें इक्विवेलेंट ही आएगी। मतलब जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो, सॉल्वेंट के मोल्स के कंपेरिजन बहुत ज्यादा ही जब कम होते हैं, बहुत ज्यादा ही कम होगा, यानी डाइल्यूटेड फॉर्म में अगर होता है सॉल्यूशन, उस टाइम पर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, बहुत छोटा मानेंगे, यानी कि Nb प्लस Na को क्या मान लेंगे, Na के ही इक्विवेलेंट मान लेंगे। तब जाके क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो Xb होगा वो क्या होगा, Nb अपॉन Na। अब इस वैल्यू को आप क्या कर दोगे, पुट कर दो, यानी कि पुट द वैल्यू of Xb from third equation in equation 1 we get क्या मिलेगा हमें, Pa0 माइनस Pa अपॉन Pa0 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा Nb अपॉन Na। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, ये हो जाएगा Wb अपॉन Mb, इसको थोड़ा सही से कर देता हूँ, Wb अपॉन Mb, और Na क्या हो जाएगा, ये भी Wa अपॉन Ma। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट, सॉल्यूशन करने पर। तो आपका क्या बनेगा, Pa0 माइनस Pa अपॉन Pa0 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा Wb इंटू Ma अपॉन Wa इंटू Mb, राइट। मुझे क्या निकालना है, Mb यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो मैं क्या करूंगा, Mb को इधर लेके जाऊंगा, बाकी वैल्यू इधर ले आऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, Mb में इधर लेके गया, Mb इक्वल टू, Mb इधर गया, ये तो बिल्कुल वही रहेगा, क्या, Wb इंटू Ma अपॉन Wa, क्लियर। जब Mb इधर जाएगा तो Pa0 ऊपर चला जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर, Pa0 अपॉन, और ये वैल्यू क्या जाएगी नीचे, यानी ब्रैकेट में क्या कर देंगे, Pa0 माइनस के Pa। तो ये हो गया आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। इसे आप क्या कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो यहाँ से आपने क्या किया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाला, कहाँ से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। क्यों निकाला कि जनरली जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, वो आपको क्या कहेंगे, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही देते हैं कि आप यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालिए। अगर आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा यानी Mb, अब ये Mb कौन सा है, ध्यान रखना, ये Mb कौन सा है, ये Mb आपको ऑब्जर्व है, कैसा है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ध्यान रखना। एक होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे कि यूरिया है, तो यूरिया का जो मोलर मास होगा तो आप हमें मालूम है 60 होता है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर जो यूरिया का मोलर मास कितना निकला है, ऑब्जर्व कितना निकला है, हम यहाँ से पता करते हैं, क्लियर। तो ये चीज हमें पता करनी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm ऑफ मर्करी। मतलब आपको वाटर का जो, यानी प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 17.5 mm ऑफ मर्करी। एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी लोअरिंग दिया गया, यानी ऑलरेडी Pa0 माइनस Pa गिवन है आपको, ऑफ ए शुगर सॉल्यूशन की 0.061 mm ऑफ मर्करी। मतलब आपको जो आंसर में गिवन है वो क्या है, नोट कर लेते हैं। जो गिवन क्या है आपके पास, गिवन है Pa0, और Pa0 आपको क्या है, 17.5 mm ऑफ मर्करी, और आपको गिवन क्या है, Pa0 माइनस के Pa कह सकते हो, P टोटल भी कह सकते हो, बात वही है। और ये वैल्यू किसकी है, 0.061 mm ऑफ मर्करी, क्लियर। मैं यहाँ पर इसको P ही लिख देता हूँ, P टोटल, क्योंकि बात बराबर भी है, और यहाँ पर हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इसलिए मैं आपको यहाँ पर Pa0 माइनस Pa लिख देता हूँ। अब आपको दो चीजें गिवन है, इसके अलावा आपको कुछ गिवन नहीं है। अब आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट आपका है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर्मूला रिलेटिव का क्या होता है, Pa0 माइनस के P अपॉन Pa0। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, राइट।
आपको गिवन क्या क्या है, पी ए नॉट गिवन है, पी ए नॉट माइनस पी गिवन है, तो आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो। ये वैल्यू पुट की 0.061 अपॉन 17.5 वैल्यू आएगी तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ये वैल्यू भी क्या है आपकी mm ऑफ मरगर, ये भी क्या mm, तो जो रिलेशन निकलेगा और वो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता था XB के, और XB क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है भाई, वो तो यूनिट लेस होता है, उसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास mm है, और यहाँ पर भी क्या है आपके पास mm है, ये कट जाएगा और जो आंसर आएगा वो होगा आपका पहला, ये आंसर। और ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू आप निकाली आपने वही तो आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, यानी थर्ड पार्ट, मेरा पहला पार्ट आपका हो गया, इसे सॉल्व कीजिए अभी, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके। सेकंड पार्ट की जगह थर्ड पार्ट पहले करता हूं मैं, और मोल फ्रैक्शन, और एक्स भी क्या हमारा, एक्स भी है पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट, और इस वैल्यू को मैंने जो लिखा हुआ है वही आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स बी भी निकल गया, अब एक्स बी के साथ क्या निकालना है आपको, एक्स ए भी निकालना है, तो जब एक्स ए निकालो तो क्या करोगे, 1 माइनस एक्स बी कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका निकल आएगा, राइट। अब बात करते हैं अपना सेकंड टॉपिक। सेकंड में क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पी ए नॉट माइनस पी ए, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यही निकालना है, ये गिवन है, तो हम क्या करते हैं, पी ए नॉट माइनस पी में पी ए नॉट की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ से पी निकल जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, या फिर इस वैल्यू को माइनस कर दें इसके साथ, यानी इस वैल्यू में, यानी इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर दें, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, पी ए नॉट माइनस के पी, क्या हो जाएगी वैल्यू 17.5 माइनस 0.061, ये क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस के पी ए नॉट माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा और हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे यानी ये पी निकलेगा, और जो पी निकलेगा वो क्या होगा आपका, यही वी की क्या है, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यही क्या आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको क्या करें आप लोग, अब सॉल्व कर लीजिए। तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके इस कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसकी वैल्यूज को लिखकर इस वीडियो को क्या करता हूँ, यानी इस न्यूमेरिकल को रब करता हूँ। चलिए देख लीजिए, मैंने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या है 0.00348, यही वैल्यू किसके इक्वल है, फॉर्मूले के बेसिस पर पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट क्या होता है हमारा, इक्वल टू क्या होता है एक्स बी की वैल्यू क्या है, यही तो है हमारी, यही तो फॉर्मूला था हमारा, एक्स बी की वैल्यू सीधी क्या हो गई, इस वैल्यू के इक्वल हो गई हमारी, क्लियर। एक्स बी मालूम है तो हम क्या करेंगे, एक्स ए निकाल लेंगे, 1 माइनस एक्स बी करके इस तरीके से हमारा एक्स ए भी निकल आएगा। यहाँ पर हमने बात की वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मैंने क्या किया, इसको माइनस कर दिया इसके साथ, तो क्या हुआ, यहाँ पास में कैंसिल आउट हो गए, केवल क्या रहेगा पी, और इस तरह से क्या निकला, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर, आप इस वैल्यूज को नोट कर लीजिए, जिसने सॉल्व किया हुआ जिस बच्चे ने, वो चेकआउट कर लें सही है या फिर गलत है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 30 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, it has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. The vapor pressure of pure water is 3.64 kilopascal and calculate the molar mass of the solute। यानी कि W भी आपको क्या करना है, सॉल्यूट का फाइंड करना, सॉरी M भी फाइंड करना है आपको। यानी आपको गिवन क्या क्या है देखिए, गिवन आपको क्या क्या गिवन है, a solution is made by dissolving 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब आपको WB कितना दिया गया है 30 ग्राम, तो समझ गए सॉल्यूट का जो हमारा मास होता है वो क्या होता है WB से, मोलर मास MB क्या करना है, MB कैलकुलेट करना है, और क्या गिवन है WA गिवन कितना है 90 ग्राम, क्योंकि MA कितना होता है वाटर के लिए MA मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल कह सकते हो आप इसे। अब बात करते हैं और क्या गिवन है, इट हैज अ वेपर प्रेशर के कौन सॉल्यूशन, इट हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलोपास्कल, सॉल्यूशन है या फिर किसका दिया गया वेपर प्रेशर समझिए, इट हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ ये, तो ये वैल्यू सॉल्यूशन के बारे में बात कर रही है, मतलब आपको पी ए की वैल्यू दी गई है, या फिर आप पी भी कर सकते हैं फिलहाल के लिए, पी और पी की वैल्यू कितनी दी गई है 2.8 किलो पास्कल। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी आपको दिया गया पी ए नॉट कितना 3.64 किलो पास्कल, किलो में है, आप किलो हटा सकते हो तो बात बराबर ही, दोनों वैल्यू क्या किलो में ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें दिक्कत नहीं आएगी।
क्या करना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू ए इधर, यहाँ क्या हो जाएगा एम ए, पुट कर दो। पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है 3.64 माइनस के 2.8, जीरो कर सकते हैं इसे। और ये क्या हो जाएगा, पी नॉट की वैल्यू कितनी है हमारी 3.64, इधर डब्ल्यू बी कितना है 30, एम बी कितना है इसका निकालना है हमें, क्लियर है। एम ए कितना है 18 और डब्ल्यू ए कितना है 90। सॉल्व कर लो, इसे माइनस कर देंगे 14, 4 ही आ जाएगा यहाँ पर, और 6 हो जाएगा 16 और 8 कितना होता है 8 बचेगा, पॉइंट यानी 11 यानी कि 0.84 अपॉन 3.64 इक्वल टू 3 33 जा 90 और 3 6 जा 18। तो क्या बचा हमारे पास 6 अपॉन एम बी। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, एम बी उधर लेके आता हूँ, बाकी वैल्यू इधर। तो एम बी क्या इधर 6 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 3.64 अपॉन 0.84, पॉइंट से क्या 100 हो गया, 6 12 जा 6 बन गया 6 2 6 4 जा 24 सॉरी, तो 14 टाइम्स, क्लियर, कट गया। अब हम बात करते हैं 2 7 जा 14 और 5 0, क्लियर। अब 7 कर दें तो कितना होगा 7 5 जा 35 कैरी 1 14 7 2 जा 14, 0.52 इंटू 50, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5.2 इंटू 5, इसे सोल्व करेंगे 5 दूनी 10 जीरो कैरी 1 25 26 26.0, तो 0.0 हटा दें, क्या लिख दूंगा मैं 26, यानी एम बी मिला का नहीं 26 ग्राम पर मोल। यहाँ पे क्या हो गया आंसर, क्लियर। तो आपने क्या देखा, अपने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी निकाला, हमने रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर भी निकाला, इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं। या फिर जो जनरली बेस्ड क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि आपको क्या होगा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालने को बोला जाएगा। ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड की जो एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहा था मैं, वो टॉपिक जो आएगा वो हमारा वॉन टॉप से जुड़ेगा, यानी जब इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग उधर जोड़ेंगे। फिलहाल उसको भी हम लोग बाद में समझेंगे। फिलहाल आपको क्या है, जो फॉर्मूला आपको गिवन है आपको उसमें से क्या करना होगा, जनरली क्वेश्चन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए ही किया जाता है, क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में, क्लियर। आज का टॉपिक हमारा यही एंड होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो होगी हमारी एलिवेशन इन फ्रीजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और साथ में हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपनी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। हमारे 3 वीडियो यहीं खत्म हो जाएंगे। चौथा वीडियो हमारा जो होगा वो होगा वॉन टॉप फैक्टर के ऊपर, जो हमारा काफी बड़ा वीडियो भी बन सकता है मे बी, क्योंकि उसमें टॉपिक्स कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े हैं हमारे, क्योंकि उसमें बार बार हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन भी करनी होगी। हो सकता है मैं उसको 2 पार्ट में कर दूं आपके लिए, जिसमें एक पार्ट में हम लोग वॉन टॉप फैक्टर के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे एंड दूसरे पार्ट में हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, क्लियर। तो आज का टॉपिक हमारा यही एंड होता, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार फिर से। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों अलविदा लेते हैं आज की इस वीडियो के बाद। अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद।